नहीं करेगा। ले जी मियाँ साहब तो कह रहे हैं नवाज शरीफ का हाथ भी कटना चाहिए। उनको जुबैर भाई मेरे पे आके मुझे नवाज शरीफ साहब इतना प्यार है, मुझे नवाज शरीफ साहब इतना प्यार है, कोई नहीं करता, उनका हाथ कट गया तो मैं अपना उनको दे दूंगा। कानून आएगा, इस्लामी कानून, तो फिर क्या बनेगा? इस्लामी कानून आएगा, इस्लामी कानून आएगा। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो इस्लामी कानून आएगा। किसी का हाथ दुनिया में किसी ने भी अच्छा नहीं कहा लाल मस्जिद वाला वाकया, ये तो सरासर ज्यादती की है। हमारे अपने मुल्क की ये छोटी सी बात थी कि एक मस्जिद वालों को हैंडल करना था, उसको बेचा गया है। मैं आपको ये कहूँगा मुशर्रफ साहब ने उसको बेचा है बस, और ये मुशर्रफ साहब का ही कारनामा है। यही तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ के साथ भी ज्यादती उसने की थी, बुगटी के साथ भी की और इसके साथ भी की, ये जो लाल मस्जिद वाली बात है। लेकिन इसमें आप आज वाली फ़ौज को या आप इसमें जनरल बाजवा को या राहिल शरीफ को तो मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इनका तो कोई लेना अपनी ज़ात के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क का अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं। अगर वो सोचे ना कि हमने मुल्क के लिए कुछ करना है, इसको लेके आगे जाना है, हम सियासत मुल्क के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो इकट्ठे हो जाएं। वो सियासत अपने लिए कर रहे हैं, वो सियासत अपने ख़ानदान के लिए कर रहे हैं। कोई एक चाहता है मेरे बच्चे आ जाएं, दूसरा चाहता है मेरा बच्चा आ जाए, तीसरा चाहता है मेरा भाई आ जाए ऊपर मेरे बाद, चौथा चाहता है मेरा अब्बा जी उठ के कब्र से आ जाएं, वो मेरे बाद बन जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी, मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है हम मुल्की मुआशियात पे बात करते हैं या सियासत पे या मुल्की हालात पे बात करते हैं, तो एक मरतबा फिर हम वही प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेहमानाने ग्रामी आप देख रहे हैं हमारे साथ हाफ़िज़ बिलाल भट्ट साहब हैं, कामरान नवाज़ साहब हैं, अहमद साहब हैं। तो इनसे आज गुफ्तगू होगी मुल्की मौजूदा सूरत हाल पे, और जो जिस पहलू पर ज़्यादा गुफ्तगू होगी वो ये होगी कि इंडिया, जैसा कि आपको मालूम होगा कि चाँद पर उन्होंने अपना सियारा या जो भी रॉकेट उन्होंने भेज दिया है, तो वो कैसे हमसे आगे निकल गया, इस पे हम ख़ुसूसन गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के शुरू में, और फिर आखिर में थोड़ी सी सियासत पर जो गर्मा गर्मी होती है वो तो चलती रहेगी। जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हाफ़िज़ बिलाल भट्ट साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाफ़िज़ साहब, जैसा कि आपने मौजू सुन लिया, टॉपिक जो है इंडिया चाँद तक पहुंच गया है, हम नीचे की पस्ती की तरफ जा रहे हैं, कर्ज़ों के दलदल में घुसते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी नहीं हमसे तय हो पा रहा कि मुल्क किसने चलाना है, फ़ौज ने चलाना है, इस्टेब्लिशमेंट ने। जब मैं फ़ौज कहता हूँ इसका मतलब बड़े होते हैं, ऊपर वाले, छोटे नहीं। फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट ने चलाना है, सियासतदानों ने चलाना है, अदलिया ने चलाना है, मुल्क को किसने चलाना है, तो यही तय नहीं हो पा रहा हमसे। तो आप बताएं क्या वजह है हमारी पस्ती की और इंडिया की उठान की? इंडिया क्यों तरक्की कर रहा है और हम क्यों पस्ती की तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले जावेद कुरैशी साहब, बात ये है, समझने वाली बात है कि हिंदुस्तान चांद पे जाने की वजह से हमसे आगे नहीं गया। ये आप याद रखें। अगर आप हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं, बड़ा मुल्क है, बड़ी कंट्री है, बाकी कितने दुनिया में मुल्क हैं जो यूरोप के मुल्क हैं उनसे भी बड़ा मुल्क है, और बहुत सारे मुल्क चांद के जाने के लिहाज से उससे पीछे रह गए हैं। लेकिन इसका कोई आप नहीं कह सकते कि एक मुल्क चांद पे चला गया है, अब बाकी मुल्क जो हैं जी, वो स्पेशली जो इंडिया हमारा नेबर है, हमें खुशी है वो चांद पे गया है, उसने चलो नई मंजिलें तय की हैं। लेकिन बात करें आप मुल्क की इकोनॉमी की, वो हमसे बहुत आगे चला गया है। बात करें आप हेल्थ की, वो हमसे आगे चला गया है। बात करें एजुकेशन की, इंडिया हमसे आगे है। ये तो फैक्ट है ना, पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हिंदुस्तान में जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं, जैसा कि आपको पता है आज तक इंडिया की तारीख़ में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। वहाँ मार्शल लॉ जितना मर्ज़ी अच्छा हो, सोने के पानी में भी उसको डबो के आप पेश करेंगे तो पूरी दुनिया में आपके मुल्क की वो वैल्यू रहेगी नहीं, जिस मुल्क में एक दफ़ा मार्शल लॉ लग जाता है। तो हिंदुस्तान चांद पे जाने के से अगर आप कहें ना कि वो चांद पे चला गया तो अब हम पीछे रह गए हैं, भाई ये कोई इतनी बड़ी ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि इंडिया चांद पे गया तो हम पीछे नहीं। हम पीछे रह गए हैं इकॉनमी में, बहुत पीछे चले गए हैं हम पीछे रह गए हैं एजुकेशन में, हम पीछे रह गए हैं भाई हेल्थ में। आप हमारा उनके साथ कंपेयर करें, हम पीछे हैं, ये फैक्ट है। लेकिन इससे ये नहीं है कि हम आप परेशान होकर बैठ जाएंगे अब हम पीछे रह गए तो वो हमें आके खा जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमारे कंट्री में
जो हमारे पास चीज़ें हैं, जो हमारे पास जज्बा है, मुसलमान हैं हम, हमें अपने आप को सीधा करने की ज़रूरत है। अगर यकीन करें आज हम अपने आप को सीधा कर लें, इसका मतलब यह है कि करप्शन ख़त्म हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख रहे हैं क्या हालात है मुल्क के, महंगाई भी इतना बड़ा इशू नहीं होती। जैसा कि आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यूरोप की जो चलती ही कर्जे पे हैं, लेकिन उनके पास ऐसे इतने एसेट्स और इतना कुछ होता है कि उनको पता होता है कि हम कल को ये पे बैक कर सकते हैं। तो वही बात है कि अगर करप्शन का ख़ात्मा हो आज भी, और मार्शल लॉ तो नहीं है खैर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अगर फिर इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद इन्हीं सियासतदानों ने हुकूमत चलानी है। तो इंशाल्लाह हमारे लिए ये परेशानी की बात नहीं है कि हिंदुस्तान आगे चला गया है, हम अपने आप को सही करें, संभालें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क भी सही सिमत पे आगे बढ़ सकता है। मेन जो जड़ है जो बर्बादी की पाकि वो क्या, किसको कहते हैं आप? मेन बर्बादी की जड़, सियासतदान, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, किस चीज़ को आप, किस इदारे को आप मेन जड़ समझते हैं? ये जावेद साहब अगर सही बात की जाए तो ये आप किसी एक इदारों को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर किसी को मैं आज कह दूँ ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है, ये भी झूठ है, सिर्फ सियासतदान है, ये भी बिल्कुल झूठ है। ये सारे लोग तमाम जमातों के जो मिक्स होते हैं, जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, कभी इधर चला गया, कभी उधर, वो काम मुल्क में करने देते नहीं हैं। अपने इंटरेस्ट उनके होते हैं, जिस जमात जो साहिब इक़्तिदार होते हैं उस जमात में चले जाते हैं और अपनी करप्शन और अपना काम जारी रखते हैं। मैं सियासतदानों को ही ब्लेम करूँगा इस पर कि ये कसूर उनका ही है कि आज अवाम पिस रही है पाकिस्तान की। चले मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जी कामरान नवाज साहब जी, आपने बातें सुन ली हैं। इंडिया जो हमसे एक दिन बाद में जिनको आज़ादी मिली थी 15 अगस्त, हम एक दिन पहले उनसे आज़ादी, लेकिन दौड़ में, तरक्की की दौड़ में हम उनसे उतने ही पीछे हैं जितने हमने आज़ादी एक दिन पहले ली थी। हम उनसे 1000 साल पीछे रह गए हैं। इंडिया इतना तरक्की कर रहा है, चांद पर पहुंच गया है, आइटम बम देख लें, हर चीज़ को देख लें। तो क्या कहते हैं आप, कौन जिम्मेवार है? जी जैसा कि बिलाल भाई ने अभी अर्ज किया आपके सामने कि आप इंडिया को चांद पे पहुंचने के हिसाब से नहीं कह सकते कि वो जी ठीक है वो चांद पे चले गए हैं, वो एक बड़ी कंट्री है, उन्होंने तरक्की भी बहुत की है, ये भी मानने वाली बात है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे जैसा कि बिलाल भाई ने बोला कि हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, हमारी कंट्री को अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी हुई है, सिर्फ एक डायरेक्शन ठीक वाला बंदा चाहिए हमें, जो हमारे मुल्क को सही डायरेक्शन में लेकर चले। अभी तक वो मिला नहीं है, अभी तक वो आया ही नहीं। उनके पास जो भी है उन्होंने किया है, वो कर रहे हैं, और तरक्की भी इसीलिए वो कर रहे हैं तरक्की कि चलो जो भी है वो करप्शन में भी अपने आप को कंट्रोल किया हुआ उन्होंने, वो हमसे बहुत बड़ी कंट्री है, उसने तरक्की की है, हम उसको खुशाइन समझते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में अभी तक कोई डायरेक्शन नहीं मिली, क्योंकि जो भी अदारा है, जो भी है, इस्टेब्लिशमेंट है, सियासतदान है, अगर अदलिया है, जो भी जिधर भी वो बैठा हुआ वो कहता है कि बस मेरा ही मुल्क है और किसी का नहीं। अगर सियासतदान है तो वो कहता है कि मेरा है, अगर अदलिया है तो वो कहता है कि मेरा मुल्क, अगर इस्टेब्लिशमेंट है वो कहती है मेरा मुल्क है। अगर हम ऐसे ही करेंगे, आपस में झगड़ेंगे तो पीछे ही जाना है, आगे को नहीं जा सकते। चलाना भी इस मुल्क को कोई नहीं है, सियासतदानों ने चलाना है, इस्टेब्लिशमेंट ने चलाना है, अदलिया ने चलाना है। लेकिन जब तक ये एक पेज पे नहीं आएंगे तो हम का तो पहले गियर रिवर्स लगा हुआ है। उसके बाद हमारी आवाम है, आवाम कौन सा ठीक काम करती है? एक चीज़ 1 रुपये में लेते हैं, उसको आपके तक पहुंचने में मंडी से 1 रुपये में मिलती है, आप तक पहुंचने में वो 10 रुपये की हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? इतना आपका खर्चा हो रहा है उसका मंडी से लेके यहाँ आने तक, इतना भी तो नहीं। और आप मुनाफा कमाना चाहिए, कारोबार है, ठीक है मुनाफा कमाओ, लेकिन उसकी कोई रेट हो। ये तो नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से ही चीज़ें लेते हैं। एक चीज़ आपको 2 रुपये में मिल रही है तो आप जाके गांव में या किसी शहर में या किसी भी जगह आपका जहां आपकी दुकान है वहां जाके वही चीज़ 20 रुपये की हो गई है। क्यों हो गई है भाई? क्योंकि वो पेट्रोल पे चल के आ रही है। तो यही प्रॉब्लम है ना, दारों ने तो यही तो मेन प्रॉब्लम है कि दारे आपस में टकरा रहे हैं, अपने आप को बड़ा करने के लिए हम आपस में टकरा रहे हैं और मुल्क जो है पूछे जा रहा है। इसीलिए वो उधर आपने कभी देखा कोई हो रहा है कोई ऐसा कोई
जो फैसला हुकूमत करती है वो फौज भी मानती है, दारे भी मानते हैं। हमारे तो अगर स्टैब्लिशमेंट, अगर गवर्नमेंट को फैसला करे तो जज नहीं मानते, जज फैसला करे तो गवर्नमेंट नहीं मानती, गवर्नमेंट को फैसला, ये दोनों फैसला करे तो तीसरा नहीं मानता। तो हमने तो पीछे ही जाना है, आगे तो हम जा नहीं सकते इस तरह। ये एक पेज पे आएंगे तो ये आगे मुल्क चलेगा, इंशाल्लाह चलेगा, आएगा इंशाल्लाह, वो वक्त आएगा, हम हमारी ज़िंदगी में नहीं तो अगली नस्लों में आएगा कि ये मुल्क इंशाल्लाह जाएगा ऊपर, क्यों नहीं मैं जाएगा। आपकी तरफ आता हूँ। जी अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पहली दफ़ा तशरीफ़ आवरी किया हमारे प्रोग्राम में। मौजू आपने सुन लिया है, जी। कौन ज़िम्मेदार है इंडिया की तरक्की का, हमारी बर्बादी का। चले उनकी तरक्की का तो शायद हमें सही एग्जैक्टली पता ना हो, हमारी बर्बादी का कौन ज़िम्मेदार है, ये तो आप अपनी समझ के मुताबिक बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जुवैद भाई, बात असल में ये है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि उधर जो भी कोई बंदा अच्छा काम करना चाहता है ना, उसको दूसरे बंदे करने नहीं देते, उसके अच्छे काम में कोई ना कोई रुकावट पैदा करते हैं। अब आप हमारे सियासतदानों को देखें, उधर जो दो बड़ी पार्टीज़ हैं वो हमेशा एक दूसरे के मुखालिफ ही रहती हैं। जिसकी हुकूमत आती है वो ये कहती है कि जो पहले चली गई है वो अपना गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क करके चली गई है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम आगे नहीं जा सकते। और दूसरी बात रहेगी इस्टेब्लिशमेंट की, आप आर्मी के हवाले से बात करते हैं। आर्मी की इन्वॉल्वमेंट जो है ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा है, हालांकि होनी नहीं चाहिए। और जो रहेगी बात इंडिया की तरक्की की, इंडिया चांद पे गया है, उसकी मेन वजह ये है कि इंडिया की जो सिविल गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है, जो इंडिया की डिफेंस गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है, वो दोनों मिक्सअप नहीं है। और पाकिस्तान का जो बैकवर्ड जाना है, जो पीछे वाला गेयर लगा हुआ है, उसकी मेन रीज़न ये है कि हर किसी बंदे का वो अपना काम छोड़ता है, दूसरे में अपनी इन्वॉल्वमेंट करता है। अगर आर्मी जो है, अगर ये कोई काम अच्छा करना चाहते हैं तो आर्मी आके उनको रोक देती है। जैसे हमारी अदलिया, उसमें भी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है, हालांकि आर्मी को सेपरेट होना चाहिए, लेकिन ये सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान का है ना वो आगे जाने की बजाय पीछे जा रहा है। ना तो हम आईटी में तरक्की कर रहे हैं, अगर हम आईटी में तरक्की करते हैं, कोई बंदा अच्छी अचीवमेंट करता है, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसको पसे पर्दा डाल देते हैं, ये काम क्यों किया, फिर उससे वो डिसाइड होता है। तो आप समझते हैं तीनों जो सतून हैं, अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और जो सियासतदान है, तीन सतून, इन्होंने मुल्क का मिल के बेड़ा गर्क किया हुआ, ये क्या ये बात दुरुस्त है? ये बात दुरुस्त इसलिए है कि अगर ये इकट्ठे एक जगह पे हो जाएं, जी, इनको पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इनकी आपस की लड़ाइयाँ अगर ख़त्म हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान वर्ल्ड से आगे जा सकते हैं। क्या नहीं है पाकिस्तान में, सब कुछ है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि जो बड़ी तीन तो इन ताकतें बड़ों हैं, को क्यों समझ नहीं आती कि हमारी, वो कहते हैं ना एक मिसाल है, वो पंजाबी की मिसाल है, संडियां दी लड़ाई ते फसलों की तबाही, कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, संडों की लड़ाई में फसलें उजड़ रही हैं, संडों का कुछ नहीं जा रहा। तो वो क्या इनको समझ नहीं आती कि फसलों का, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, हम ही बाज आ जाएं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, मेरी चलेगी, तीनों इसी में लगे पड़े हैं। तो क्या इनको बाज नहीं आ जाना चाहिए? भाई बाज तो इनको बेशक आ जाना चाहिए, लेकिन बात ये है कि कब वो बाज आएंगे? 77 साल हो गए हैं। फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हैं वो कि अगर वो हुकूमत में हो या ना हो, वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो जो चाहें कर सकते हैं। सिर्फ वो हुकूमत में टर्न लगी हुई है, एक आया दूसरा चला गया, दूसरा आया फिर वही वापस आ गया, उसने आके अपना जो है वो अपने काम सीधे करने लग जाता। जो पहला होता है वो आके फिर पीछे चला जाता है, वो कहता है नहीं जी कुछ हुआ ही नहीं। इनको पता है कि क्या काम करना है, कैसे करना है, करते नहीं है, सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद की खातिर। जी हाफिज साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। मोदी जो है एक कातिल है, जो उसने कत्ले आम किया, सबको मालूम है, कोई ढका छुपा नहीं है, लेकिन मुल्क के लिए वो, मुल्क के मफाद में वो बेहतरी चाहता है, चाहे उसका जैसा भी उसका माजी है, जैसा भी वो कातिल है, जो भी है। तो क्या कहते हैं आप, हमारे क्यों नहीं इस बात को समझते कि मुल्क को इकट्ठा सही? मोदी की जो आपने बात की है, जो प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का है, उसका पास्ट तो ज़ाहिरी बात है उसके साथ ही रहेगा। अब वो कहाँ तक सच है, नहीं सच है, कत्लेआम किया मुसलमानों का उसने, हिंदुत्व चाहता है वो, मज़हब सिर्फ कहते हैं जी हमारा ही हो, जो कुछ हो। वो तो इम्पॉसिबल है, ऐसे हो तो नहीं सकता जो आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व, इस
इस ज़माने में ये होना, तो जो वो कह रहे हैं, जो उसने नारा दिया हुआ है अपनी आवाम को, वो है तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन सी बात है, ना वो ऐसे हो सकता है। लेकिन उसकी आवाम जो है ना, वो यही कुछ सुनना चाहती है मोदी से, जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दोबारा इलेक्ट करना चाह रहे हैं। और एक और बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने मुल्क के लिए सारे काम तकरीबन अच्छे किए हैं। नहीं नजर आ रहा है ना, ये तो बताने की अगर बात आप हाँ अगर ये आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं ऐसी बात करूँ कि मोदी को कहूँ कातिल है, फलां है, ये किया हुआ है, वो किया है, वो तो जो उसकी हिस्ट्री है, पास्ट है, वो तो उसके साथ ही रहेगा। मैं अगर कहूँ कातिल है, वो कातिल है तो है, अगर मैं कहूँ नहीं है, मेरे ना कहने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये देखें आप, अपने मुल्क के साथ वो कितना मुखलस है कि उसने अपना मुल्क कहाँ से उठाया और कहाँ तक वो ले गया है, और आगे भी उनकी कंट्री तरक्की कर रही है। लेकिन ये तो उनकी मजबूरी है कि वो जो नारा लगा रहा है, जिसको हिंदुओं ने आजकल बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो तो एक उनका, यानी कि आप समझें, इलेक्शन जीतने का एक जब मौका आता है तो वो ऐसी बातें करते हैं। वरना मोदी में आगे ऐसी कोई बात नहीं है कि आप देख लें, जब वो आके स्पीच करता है, जब मुसलमानों में जाके स्पीच करता है, या उसने पीछे एक दफ़ा बहुत उसकी एक स्पीच वायरल हो गई थी कि मैं पाकिस्तान को चैलेंज करता हूँ, वो अपने मुल्क की गरीबी मिटाए, हम अपने मुल्क की मिटाते हैं। तो इस हिसाब से मोदी अपने सही डायरेक्शन पे जा रहा है, अपने मुल्क के लिए वो ठीक है। ज़रूरत ये है जो भाई ने कही है, हम अपने मुल्क में जो जो लोग समझते हैं, जैसे इदारे वाले हैं, इस्टेब्लिशमेंट हो गई, सियासतदान हो गए, अदलिया हो गई, ये एक पेज पे बैठे हैं, इनको पता है हमारे मुल्क में क्या क्या कमियां हैं, अगर ये चाहें तो ये दुरुस्त हो सकता है। और एक बात जो भाई ने कही है, चौधरी कामरान साहब ने, कि अवाम जो है वो ख़ुद भी ऐसे ही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो रहे। उसकी मैं साफ मिसाल देता हूँ। एक तो उन्होंने बात की है मार्केट से आप चीज़ लेके आते हैं भाई 1 रुपये की, वो भाई जायज़ मुनाफा लो, 5 रुपये 10 रुपये, आप किसी और की दुकानें नहीं हैं, आप 1 रुपये की ला के 50 की बेचेंगे, या 50 की ला के 500 की बेचेंगे, आप भी थोड़ा मुनाफा कम कर सकते हो। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में, हर बंदे की सोच यही है। वो ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, हम भी पाकिस्तान से आए हुए हैं, हम पाकिस्तानी ही हैं, हमारी सोच जो है ज़्यादातर लोगों की वही है, जिसका हाथ जहाँ साफ़ होता है हम कर लेते हैं। यही वजह है कि जो आप कहते हैं ना 77 ईयर्स हो गए हैं, हुक्मरान क्यों नहीं बैठते भाई, इसमें बदबख्ती हमारी भी शामिल है। हम खुद ईमानदार हो जाएं, आज सोच लें कि भाई मैंने अपना काम जो है वो ईमानदारी से करना है, आप यकीन करें आपके हालात ऊपर ठीक होने शुरू हो जाएंगे। जी नाज़रीन, हमारे एक और भाई ने हमें ज्वाइन किया है, मियाँ सज्जाद गुजर साहब हैं, तो इनसे भी कुछ राय लेंगे, कुछ इनकी भी बातें सुनेंगे। जी आप क्या कहते हैं तरक्की का, आप भी थोड़ा हिस्सा डाल रहे हैं, फिर आगे चलते हैं प्रोग्राम को लेकर। इंडिया की तरक्की और हमारी तबाही बर्बादी जो भी कहें, कौन ज़िम्मेदार है इसका? आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो कहना चाहें कहें। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल इंडिया ने तरक्की की है, ठीक है उसने किया, लेकिन वो सियासतदान जो हैं वो काम कर रहे हैं, अवाम उनकी जो है वो बहुत पढ़ी लिखी है, तलीम बहुत है, उधर करप्शन बहुत कम है, उनकी आपस में लड़ाइयाँ भी बहुत कम हैं। हमारे देख लें ना, अगर कोई पार्लियामेंट कहते हैं सुप्रीम है, अगर पार्लियामेंट को कानून बना के जा रही है तो अदलिया का काम है उस कानून को चलाना, उस पर अमल करना। लेकिन अदलिया कहती है ये जो कानून पार्लियामेंट बना गया हम इसको नहीं मानते, वहाँ पे वो नहीं हो रहा। अगर कोई उसमें नुक्स है तो अदलिया को चाहिए उनको बताए ये भाई ठीक कर लें। आप ये नहीं कह सकती कि ये आपने बनाया तो हम इसको लागू नहीं करने देंगे। अच्छा। इसलिए अदलिया चाहती है कि हम हुक्मरान रहें, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हम रहें, जो यानी कि सियासतदान बात है वो ही है, वो वो संडियों की लड़ाई थे, फसलों की तबाही। लेकिन उसमें जो हमारे साहब ने जैसे बताया ना कि 1 रुपये की चीज़ लेके 5 रुपये की बेच रहे हैं, ये बहुत जुल्म है। हमारी आवाम जो है ना, हम उसमें हम चाहते हैं हम रात को सोए ना तो सुबह जब होते हैं तो हम सबसे अमीर हो जाए, पैसा आ जाए, चाहे हलाल हराम हो, किसी तरीके से भी आए, हराम हलाल की तमीज़ ख़त्म है हमसे। हम चाहते पैसा आ जाए, किसी तरीके से भी आ जाए, हम अमीर तरीन हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें सोचना चाहिए कि इस्लाम में मुनाफे की हद है, आपको लेना चाहिए, जायज़ मुनाफा लें। आप गरीब को देखें वो क्या खा रहा है, अमीर को देखें वो क्या खा रहा है, लेकिन हमें वो ख़त्म हो गया। ही की हिस्स होती है ना, वो हमारे माशरे में ख़त्म हो गया, बेहिस्स हो गए हम, जालिम हो गए हम। सबसे ज़्यादा कसूरवार किसको कहते हैं आप? सियासतदान, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, किसको कहते हैं? मैं तो सबसे ज़्यादा सियासतदानों की कहूँगा, क्योंकि सियासतदान अगर तो वो कह रोते हैं हमें कुछ करने ही नहीं देते। अगर वो सब मिलकर काम करें ना मुल्क के लिए,
मिलने भी नहीं ना दिया जाता उनको। मिले तो मिलने, कौन रोके उनको? अगर वो खुद मिलना चाहे तो उनको कोई नहीं रोक देते हैं। नहीं रोक सकते। मैं अपनी राय देता हूँ ना, अगर वो सब इकट्ठे हो जाए ना तो उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब तक वो एक दूसरे को खींच कर दरिया में फेंक कर खुद हुकूमत करने के चक्कर में रहेंगे ना, तो फिर उनका यही असर तो होगा। काम है ना करवाने वालों का कि इनको वो भाई करवाने वाला कुछ नहीं करवा सकता जब करने वाला ना हो। अगर केस कोई बन जाते हैं बड़े बड़े, यही तो बनाते हैं ना। तो ये क्या करें फिर मिल के? अभी यही देखो ना, इमरान खान साहब की हुकूमत आई, उन्होंने उनके कहने, जिसके भी कहने पे नवाज शरीफ को अंदर डाला, खाकान अब्बासी को डाला, राणा सनाउल्लाह को अंदर रखा, जितने भी थे। अब उनकी बारी आई तो इमरान खान अंदर, शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर, चौधरी परवेज़ लाई अंदर। अगर ये खुद इकट्ठे हो जाएं, उनको जवाब दे दें भाई हमने आपकी नहीं माननी, तो किसी की जरूरत नहीं है कोई उनको। तो वो समझते नहीं है आपके ये मौका आया हुआ है इस वक्त, बिल्कुल एंड वाली लाइन है। मुल्क की बर्बादी भी देख लें, इंडिया की, क्योंकि हम मुकाबला इंडिया से ही करते हैं। इंडिया को ही हम देखते हैं, उसके बराबर चलते हैं। एक ही दिन में, एक ही 24 घंटे का क्या फ़र्क होता है? वो हमसे देखें इकट्ठे चले किधर कहीं पहुँच, तो ये एंड लाइन आ नहीं गई। सियासतदानों को इकट्ठा हो के नारा बुलंद नहीं करना चाहिए, सबको रोकना चाहिए जिनको रोकना है। जिस पे इल्ज़ामात लगाते हैं क्यों नहीं करते ऐसे? अब वक्त आ नहीं गया? बेहिस्सा है ना, बेहिस्सा है वो, अपने अपनी ज़ात के लिए लड़ रहे हैं। मुल्क का अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं। अगर वो सोचे ना कि हमने मुल्क के लिए कुछ करना है, इसको लेके आगे जाना है, हम सियासत मुल्क के लिए कर रहे हैं, तो फिर वो इकट्ठे हो जाएं। वो सियासत अपने लिए कर रहे हैं, वो सियासत अपने ख़ानदान के लिए कर रहे हैं। कोई एक चाहता है मेरे बच्चे आ जाएं, दूसरा चाहता है मेरा बच्चा आ जाए, तीसरा चाहता है मेरा भाई आ जाए ऊपर मेरे बाद, चौथा चाहता है मेरा अब्बा जी उठ के कब्र से आ जाएं, वो मेरे बाद बन जाए। इसलिए जो जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, इनको अदलिया से भी वो मार पड़ती रहेगी। चलो कोई लफ्ज़ तौर मैं कहने वाला था, इनको इस्टेब्लिशमेंट से भी पड़ती रहेगी। ये सब के जाकर ना हाथ बांध के कहेंगे मुझे हुकूमत दे दो। अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे हट जाएगी, उनको पता चल जाएगा खुद फैसले कर रही है जो है हमारे सियासतदान। फिर अदलिया भी जो है ना इंसाफ करेगी, लेकिन अभी अदलिया भी इंसाफ नहीं कर रही। वो भी जिधर से कुछ मिलता है ना उधर ही फैसला कर देते हैं, चाहे सामने नज़र आ रहा हो ना ये फैसला इसके हक़ में है, लेकिन अदलिया को जहाँ से कुछ आ जाता है ना वो डंडी मार देते हैं। जब तक इंसाफ नहीं ना करेगी हमारी अदलिया भी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जी कामरान साहब, अब सवाल थोड़ा भी सख्त करता हूँ, थोड़े से वज़राए आज़म पाकिस्तान की लिस्ट है, मैंने पहले भी सुनाई हुई है। लियाकत अली खान साहब कत्ल, ख्वाजा नाज़मुद्दीन बरतरफ, मोहम्मद अली बोगरा ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया उनसे, हुसैन शहीद, सोहरावर्दी मुस्ताफ़ी, आई चंद्रशेखर मुस्ताफ़ी, फ़िरोज़ खान नून उसका तख्ता उल्टा गया, जुल्फ़कार अली भुट्टो तख्ता उल्ट दिया गया और उसको फांसी भी लगाई गई, मोहम्मद खान जुनेजो बरतरफ, बेनज़ीर भुट्टो बरतरफ, नवाज शरीफ बरतरफ, बेनज़ीर भुट्टो फिर बरतरफ, नवाज शरीफ का फिर तख्ता उल्टा गया जब 2/3 मेजॉरिटी लेकर आए थे। ठीक है, ज़फ़रुल्लाह जमाली उनसे इस्तीफ़ा लिया गया ज़बरदस्ती, शौकत अज़ीज़ मुस्ताफ़ी, यूसुफ रज़ा गिलानी को ख़त ना लिखने पर बरतरफ किया गया, नवाज शरीफ फिर अदालती बरतरफ किया गया, नाहिल किया गया, इमरान खान पे अदम एतमाद। क्या सारी सियासतदान बुरे हैं? बात वही सवाल है, कोई एक भी 77 साल में कोई सियासतदान यार कोई एक भी अच्छा नहीं है? क्या देखने वालों ने इतना ही हमें बुद्धू समझा हुआ है, पागल समझा हुआ है कि अवाम को जो कहें मान लें? ये जो आपने लिस्ट बताई है ना जी, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है जी, कि अभी तक हमें ये समझ नहीं आई कि हमने करना क्या है। यही बात हम जो बिलाल भाई ने पहले की है, मियाँ साहब ने भी अर्ज़ की है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि उस वक़्त तक हम सही, हमारा मुल्क सही नहीं हो सकता जब तक ये सारे अदारे एक पेज पे नहीं आएंगे। क्योंकि अगर सियासतदान कोई काम कर रहा है तो जो काम सियासतदान का है वो सियासतदान करेगा, जिधर इस्टेब्लिशमेंट की जहाँ तक लिमिट है उसे उधर रहना चाहिए। अदालत का जो काम है वो उसे अपना काम करना चाहिए, हुकूमत को जो है वो हुकूमत करने दें, तभी जाके ये मुल्क आगे चलेगा। अभी तक तो हम ये सियासतदानों का कसूर तो यही है ना, क्योंकि ये खुद काने हैं एक दूसरे के। इनको काना जब आप काना किया नहीं जाता, ये खुद काने हैं, इनकी फाइलें बनी हुई हैं। जब बनाई किसने है? ये खुद इन्होंने बनाई है ना। तो मुझे यकीन हो गया बेनज़ीर भी बेकसूर थी, नवाज शरीफ भी और इमरान खान भी। जिस तरह के इस पे केस बने उसी तरह सब पे बने हैं।
अब तो यकीन हो गया मुझे। नहीं यकीन तो बस केस बनाने वाला कौन है? ये खुद नहीं बनाया आप इन्होंने। नहीं, मुझे तो लगता है सियासतदानों का भी कसूर एक का नहीं है। कसूर नहीं है। एक को अगर आप इस्टेब्लिशमेंट का कह लें, फर्ज के आप कहते हैं वो बरतरफ करते हैं, वो इस्तीफा लेते हैं, अगर एक से लेते हैं तो दूसरा क्यों जाके उनकी जोली में बैठ जाता है? क्योंकि जब उसको उनकी हुकूमत जोली में चाहिए। बैठना छोड़ देंगे ना, उनको भी पता चलेगा अभी कोई आगे नहीं आ रहा। कहते हैं, धमकाते हैं, अगर ना आए तो तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें कर लेने दे, कितने को करेंगे? 2 नहीं को भाई, मारेंगे, 3 को मारेंगे, कितनों को मारेंगे? जो पूरे है पाकिस्तान सब को मार देंगे। धमकाने की बात ना नहीं धमके। है। हम अपनी बनाने हलाक के के लिए लिए, जाते हैं। हम हम चाहते हैं अपना आप बस बनाने के लिए। वो जो कुर्सी है जब उस पे हम नवाज बैठे शरीफ को हटाया गया तो इमरान खान साहब उसकी जोली में जाके बैठे। जी। उनको पता था कि वो हुकूमत अगर लेके आनी है तो उन्होंने लेके आनी है। वो लेके आए। उनको बाद 3 साल में पता चला कि अब 3 साल तक इमरान खान साहब जो वो फौज के एक पेज पे था, एक पेज पे नहीं, वो उनके किस्से गाते, गाने गाते थे उनके, जी। कि सीधे पढ़ते थे एकदम उनके। बुरा हो गया। लेकिन जब वो उन्होंने हुकूमत गई, फिर वो जो है जो वो जनरल बाजवा भी बुरा था, वो दूसरा भी बुरा था, ये फलाना भी बुरा था। और भाई साहब अगर आपको पहले नहीं पता था कि वो बुरे हैं, क्यों आप उनके पास जाते हो? अब भी क्या होना है? अब भी यही होना है। क्योंकि हम एक दूसरे की, तो हम सियासतदान तो एक दूसरे की सुनने वाले है ही नहीं। कोई ऐसा है ही नहीं कि जो मुल्क के लिए आएगा। आना तो वही है जिसने उनके साथ बात कर लेनी है, जिसने उनके साथ अपनी डील गुड कर फीलिंग लेनी। कर लेनी है, डील कर। आ जाना है। हमने बस आवाम ने तो नारे मारने हैं, 4 दिन इसके मार लिए, फिर जिसकी हुकूमत आएगी फिर उसके नारे बजेंगे, फिर जिसकी हुकूमत आएगी। भाई हम में अगर इतनी पोटेंशियल होती कि हमने वोट देना है तो आज तक हमने किसी को हक के नाम पे वोट दिया? हमारे पास तो कोई सियासतदान अच्छा आके इलेक्शनों पे खलो जाए, उसकी तो संदूकड़ी से 5 वोट नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? क्योंकि हमें पता है कि हमने इसको वोट देने हैं, जिसने हमारा कल को कोई बंदा पकड़ा जाना है उसने चढ़ा के लेके आना है। जब हमारी सोच ये है तो हम मुल्क के बारे में कैसे फैसले करते हैं? रोते हैं बैठ के, हो हमारा ये हो गया, हमारे बिल बढ़ गए, हमारा ये हो गया। और रोते क्यों हो? अपने मुकद्दरों पे क्यों रोते हो? जब आपके पास मौका आता है आप सोचते कुछ नहीं। जब आपके पास मौका आता है अपना हक अदा करने का, आप चुप करके ठीक है जी हमने ये आदमी ठीक है, इसकी पावर है, इसके पास, ये नहीं देखना कि ये बंदा है कैसा, किस कैटेगरी का बंदा ये, उसको जाके वोट दे दिए, बात खत्म होगी। हमारा तो काम सिर्फ इतना है। बाद में बैठ के रोते हैं, लो जी बिजली महंगी हो गई, फलानी चीज महंगी होगी। कभी किसी ने किसी से पूछा जाके, और भाई ये इतनी की तू चीज लेके आया है, यहां से लेके आया, यहां तक आने तक इतनी महंगी कैसे हो गई है? चलें आपकी बात। जी हाफिज साहब, आपने लिस्ट सुनी है वज़राए आज़म की, ठीक है। सबसे पहले तो साहब भी मुझे बुरे थे। नहीं, ये बात इनमें नहीं कुछ है। कम है, पूरी नवाज मुकम्मल। शरीफ साहब की या बेनज़ीर या इनकी इमरान खान साहब की कौन सी फाइल्स आपने देखी हैं? मैंने तो आज तक नहीं सुना। भी बन गई हैं 180 मुकदमात, इस पे भी बने हुए, नहीं, उन पे भी बने ये हुए थे। मुकदमात और चीज़ है। फाइल बना ली जो जाती नहीं, हैं। जो फाइल्स पहले आपने बात की है ना, जी। मुझे नहीं लगता कि ये जो प्राइम मिनिस्टर लास्ट 3-4 आपने बताए हैं इनमें से कोई फाइल का शिकार हुआ है। मुझे तो 3 एक तो मुशर्रफ ने ज्यादती की थी नवाज शरीफ के साथ, उसमें भी आप आज की फौज को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते मेरे तो ख्याल आप में। बड़ा पसंद करते हैं वैसे। नहीं, मुशर्रफ को मैं ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करता। मेरा कहना ये है, मेरा मानना है वो गलत भी हो सकता है। बहुत अच्छा लगता है कई लोगों को। नहीं, लाल मस्जिद वाला वाकया तो कोई भी पूरी दुनिया में, नहीं मैं वो बात कर रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, अच्छा पूरी तो दुनिया में किसी ने भी अच्छा नहीं कहा लाल मस्जिद वाला वाकया। ये तो सरासर ज्यादती की है। हमारे अपने मुल्क की ये छोटी सी बात थी कि एक मस्जिद वालों को हैंडल करना था, उसको बेचा गया है। मैं आपको ये कहूँगा मुशर्रफ साहब ने उसको बेचा है बस। और ये मुशर्रफ साहब का ही कारनामा है। यही तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ के साथ भी ज़्यादती उसने की थी, बुगटी के साथ भी की और इसके साथ भी की, ये जो लाल मस्जिद वाली बात है। लेकिन इसमें आप आज वाली फ़ौज को या आप इसमें जनरल बाजवा को या राहिल शरीफ को तो मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। इनका तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो एक डिक्टेटर था, सारे उसको, बल्कि फ़ौजी भी डिक्टेटर, जो आज के फ़ौजी हैं वो भी कहते हैं एक डिक्टेटर था, उसने वही काम किया है जो एक डिक्टेटर करता है। तो उस बात पे मैं आता हूँ जो आपने पहले कही है ना कि इनकी फाइल्स बन जाती हैं। जो कमियाँ थोड़ी बहुत सियासतदानों में भी होती हैं ना, जैसे आपने बेनज़ीर का कहा, बेनज़ीर ने जो कुछ किया है, चलो वो तो अब दुनिया से चली गई है,
उसका उस वक़्त का जो कारनामा था वो आपने आर्मी से भी सुन लिया है, और बेनज़ीर की जो मुखालफ गवर्नमेंट थी या अपोजिशन थी उससे भी आप सुन लें कि बेनज़ीर ने क्या किया। सिर्फ नवाज़ शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन मैंने आपको ये कहा था नवाज़ शरीफ के बाद अगर इस कंट्री में तरक्की की है किसी ने तो वो परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, और उनमें से भी मोस्टली प्रोजेक्ट्स नवाज़ शरीफ साहब ने ही शुरू किए थे। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स नवाज़ शरीफ साहब ने शुरू किए थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये नहीं आप कह सकते कि अब सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वही गलत थे, कुछ ठीक भी थे, लेकिन जब आया अपना परवेज़ मुशर्रफ इसने गलत किया। जब लियाकत अली खान साहब थे तो मुझे नहीं पता, हमारे पैदा होने से पहले की बातें हैं, उस वक्त भी कोई ना कोई डिक्टेटर होगा जिसने ज़्यादती की है प्राइम मिनिस्टर के साथ। एस्टैब्लिशमेंट जो है ना ये बैक करती है, चाहे पुराना जो है ना, जैसे कि आपने कहा कि जो बाद वाले थे कियानी साहब या राहील शरीफ साहब या उसके बाद बाजवा साहब या मौजूदा, ये पुराने को बैक करते हैं। मिसाल के तौर पर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आइन तोड़ा जिसकी सज़ाए मौत है, बिल्कुल लाल मस्जिद वाला वाक़या, बिल्कुल, या और भी बहुत से वाक़या जो इतने फौजी शहीद करवाए जब वापस आते हैं इंडिया के। हमें तो सही बात मालूम नहीं, सही नहीं पता होता, जो सुना तो यही है। जो अब उनको जब अदालत में हाज़िर करना होता था, पूरे पाकिस्तान को उन्होंने बंद किया होता था। कहने सुनने की बातें हैं 2100 गार्ड उसके रास्ते में होते थे, यानी कि पाकिस्तान को इतना तंग किया लोगों को। उन्होंने कहा यार यदि पेशी छड्डो, इनू बाहर जान दो, सामने सुकून का साह लैन दो, रोड बंद, गलियां बंद, उसके घर को सब जेल। क्या यही जो सब्सिडी है या यही जो चीज़ें हैं नवाज शरीफ को, इमरान खान को दी जा रही हैं? इन बेचारों को तो उस कमरे में बंद किया जो मट्टी का गड़ा है, ये बात उनको बैक करते हैं, उसको भगा दिया। फिर देखें आप वो मर गया है लेकिन उस पर सजा नहीं लगी, ठीक है। बाद में उसको कहते हैं जी जब ये आए पकड़ के इसको 2 दफा फांसी दो लटके, ये बातें नहीं देखिए ये जो जैसे बैक करते हैं बाद वाले भी, यानी कि उसके साथ ठीक है। जैसे मियाँ साहब ने आपको कहा है कि देखें वो आया था तो वो अपनी तारीख जा ही रहा था ना, लेकिन हुआ क्या रास्ते में? हुआ ये कि ज़ाहिरी बात है आपकी अदलिया जो है वही सही फैसले नहीं कर रही। आपकी अदलिया नहीं तो उसको बाहर जाने का हुक्म दिया था। धमकी दी जाती है कि अगर तुमने ये बात की तो ये बारूद की गाड़ी तुम्हारे बाहर पहुंच चुकी है। फिर मैं छोटी सी बात कहता हूँ, नहीं ये तो हमारी राय है ना। हाँ ये तो कहने वाले कन्फर्म नहीं होता ना, हर चीज इस पे नहीं खड़ी की जा सकती ना। चलो ये तो आपकी अगर बात ठीक भी है तो एक भी जज नहीं है जो सही फैसला दे सके। मौत से डर के अब फैसला नहीं जज सही करेगा। अगर हमारे हालात ये हैं कि हमारा हर इदारा इस वजह से सही नहीं बोलता, क्यों जी एस्टैब्लिशमेंट मार देगी, कोई और मार देगा, तो फिर तो वही जो मियाँ साहब ने पहले आपको बताया, डाला उनको उठा कर ले जाता है। किनको? सबको। आज तक कोई जज नहीं मरा पाकिस्तान का, कौन सा अदलिया, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये फैसले खुद करते हैं, लालच में आके करते हैं। आप ये बात कह सकते हैं आर्मी ने इतनी कहाँ, एस्टेब्लिशमेंट कहाँ इतनी है कि किसी को भी उठा ले। शुरू कर देगी फिर तो उनका खत्म हो जाएगी, आर्मी खत्म हो जाएगी। फिर अगर आप हर दायरे से अगर सियासतदान से लड़ेंगे, नहीं आप क्या फाइलें बना रहे हैं जो लड़ धमकी दे रहे हैं, अगर वो अदलिया को देंगे, सियासतदानों को देंगे, दूसरे अदारों को देंगे, तो फिर तो हर अदारा अदलिया के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, आर्मी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा ना। टीचर को हम लगा देंगे, चल तू फलाना काम कर, तू साइकिलें ठीक कर मोटरसाइकिल पे, और वर्कशॉप को टीचर, मैकेनिक को टीचर लगा दें, क्या मुल्क चलेगा? फौज का काम है सरहदें संभालना, वो सियासतदानों को दे करने। एक छोटी सी बात करता हूँ, फिर मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ सियासतदान फौज की जोली में क्यों जाके बैठते हैं? वो बिठाए जाते हैं, बैठते हैं ना। मेरा अपनी राय ना, मैं कहता हूँ बिठाए जाते हैं, ना जाए किया जाता है। जैसा कि डील अभी हम पिछले दिनों बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ को बुलाकर कहा गया तुम्हें हुकूमत देते हैं, यही तो बात है। अच्छा आप मैं कहता हूँ आप कहते हैं फाइलें मार देते हैं, 2 को मारेंगे 3 को, मरने दो 2-3 को, कोई नहीं ना चाहता, 2-3 कुर्बानी दे ना। कोई भी नहीं मरना चाहता ना। तो कसूर इनका ही हुआ ना, हर इदारा ही बिक जाता है फिर आपका, या डर जाता है। बिकाऊ है ना सारे, कोई बताएं आप ना बिके तो दुनिया है भाई, ऐसे तो कुछ नहीं होता। दूसरे मुल्कों में क्या होता है निजाम, इस्लामी निज़ाम पे बात करें, अगर कोई मौलवी होता, कोई जज, कोई ठीक जो मौलाना साहब होते, वाकई दीन को समझने वाले कोई होते, क्या वो बिकते इस तरह या मौत से डरते? भाई इसमें मौत से ना डरना कोई ये नहीं है कि जो नहीं डरते वो उलमा ही हैं या मौलवी हैं। मेरा तो यहाँ भी नहीं यहाँ भी ईमानदार बंदा हो तो यकीन करें अपनी जान। ईमानदारी नजर क्यों नहीं आ रही आफत साहब? यही तो मेरा। कुछ जज है ना साइड पे हो गए हैं, उनको उतार दिया गया है, उनको सजाएं मिली हैं, लेकिन वो अपनी बात पे डटे रहे हैं। बहुत सारे जज नहीं, ये अभी एक सियासतदान है, ये PTI का सियासतदान है, मोहम्मद अली खान है,
इतने दिन यार वो जेल में रह के आया, अभी तक उसने नहीं साथ छोड़ा पीटीआई का। नहीं, बात क्यों नहीं वो छोड़ा? हो रही इंडिविजुअली, अगर वो किसी को साबित कदम रहना चाहता है तो वो रह मतलब सकता है। उनका ये है कि मतलब कोई बात ईमानदार करने रहना की ये चाहे है तो कि रह अगर सकता कोई है ना। अगर कोई सियासतदान कोई कहता है कि ठीक है यार मैं अगर स्टेप लेता हूँ, जैसे ये मियाँ साहब ने कहा एक को मार देंगे, दो को मार देंगे यार, कोई भी ना एक दो तो मरना नहीं चाहता ना, मरना नहीं चाहता तो फिर घर चले अगर जाओ, हमारी कितने हालत मारे यही है कि यार? हम सच पे मरना नहीं, हजरत कोई भी नहीं, ये फिर सच ये है। सच है। नहीं तो फिर हम आप क्या ढूंढते हैं? फिर आप पाकिस्तान में चले ये आप सही में क्या ढूंढ आपने रहे हैं बात फिर? सुनाई थी, कोई शरीफ बंदा बात इनकी आगे लेके जो खड़ा हो जाए इलेक्शन पे, उसको वोट डाले जाते हैं। आपके घर की है, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी नहीं देता। की वजह क्या वजह है? वजह तो यही है शरीफ बंदे को वोट कोई भी नहीं देता। उसका मैं अगर मुझसे पूछेंगे, मेरी राय गलत भी हो सकती है, क्योंकि लोग खुद करप्ट हैं। यही तो बात शुरू हुई उसने जब कामरान भाई ने कहा है कि हम छोटे लेवल पे भी इतने करप्ट हैं। आपका जाती कि हम- तजर्बा, इसलिए मैंने दोबारा ये सवाल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई आपके लोगों को पता है कि आप कितने ईमानदार हैं, लोगों को पता है कि आप एक बात रुपया बताना इधर से चाहेंगे, उधर नहीं, माजरत आपकी बात नहीं में। जरूरत नहीं है, अच्छा। गुजर गया वक्त। लेकिन मैं वैसे कहता हूँ ना, आज भी कोई बंदा अगर लोगों को पता लगने दे। जरूरत नहीं है, गुजरी बात, अरसा हो गया है। लेकिन मैं फिर वैसे बता रहा हूँ आपको कि अगर ईमानदार बंदा आज खड़ा हो जाए, उसके मुकाबले में चोर उचक्का हो लेकिन उसकी पहुंच ऊपर तक हो, तो लोग उसको वोट देंगे। क्यों? लोग खुद करप्ट हैं, वो अपना काम कराने के लिए लाइन में नहीं लगना चाहते, वहां शॉर्टकट। क्यों? मेरा इसके साथ तल्लक है, मैं जाऊं अपना काम करा लूं। इस वजह से ये करप्शन नीचे से शुरू होती है, जो मैंने आपको कहा तो था। मैं कह रहा हूँ, जज वो लगते हैं जो रिश्वत दे के आते हैं, सियासतदान वो लगते हैं जो गुंडे और बदमाश हैं, और दूसरों को मैं नाम नहीं लेता। हमारी शुरुआत बुनियादी बुरी है। कुरैशी साहब, कौन फिर जाने दे मैंने में? इसीलिए कौन कहा था, शराबी? इसलिए कहा था कि मुझे चाहिए कि आज से मैं दिल से अहद कर लूं अपने अल्लाह पाक से कि मैं मुसलमान आदमी हूं, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। वो मेरे वालिद साहब एक वाक़या सुनाते थे हमारे, वो जो है ना, कभी कभी उन्होंने दर्स देना तो एक वाक़या सुनाना कि किसी बादशाह ने कहा, हालात ख़राब थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि भाई सारे लोग फलां जगह पे आओ और अपना एक एक लोटा दूध का लेके उसमें डाल देना। तो अंधेरे में आए, डाल के चले गए, सारा मोहल्ला डाल के चला गया। सुबह जब जाके देखा कुएं में तो सिर्फ पानी था। बादशाह सलामत ने बुला लिया, हर एक को, ईमानदारों को भी और दूसरों को भी लाइन में खड़ा कर लिया, भाई तूने पानी डाला है? उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने सोचा इतने लोग दूध डालेंगे तो मैं पानी डाल देता हूँ। तो वो सारे के सारे खुद ही बेईमान निकले, सब ने पानी डाला हुआ था वहाँ। तो हालात कैसे ठीक करेंगे आप? मान गया ना सियासतदान मैं तो करप्ट, मैं मानता अदलिया हूँ, करप्ट, मैं उनसे पुलिस ज्यादा खुद का को मैं बात ही नहीं करना चाहता। बिल्कुल आपकी कोई बात काम सही है। रिश्वत के बगैर होता है नहीं होता। तो फिर वो कैसा दायरा बच सकता है करप्शन से, जिसका हम नाम नहीं लेते, डरते हैं? नहीं नहीं, करप्ट हमें है, एस्टेब्लिशमेंट को तो कौन कुछ कहना ही नहीं चाहिए ना। यकीन सारे करें, करप्ट मैं आपको एक बात अवाम भी बताता हूँ, करप्ट है, छोटी सी अवाम। बात करता हूँ आखिरी, फिर आप इनके पास जाइएगा। बात यह है कि देखें, हिंदुस्तान और हम इकट्ठे आज़ाद हुए, ठीक है जी, हमें दो मुल्क मिले अलग अलग। हमारा मुल्क हिंदुस्तान के साथ आज भी 7-8 गुना छोटा मुल्क साथ लगा हुआ है, पट्टी, ठीक है, पाकिस्तान की। अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान ने सरवाइव किया है, अपने आप को बचाया है, और आज भी असले की दौड़ में, एटमी दौड़ में उन्होंने अपने आप को इंडिया के मुकाबले में रखा हुआ है। इंडिया हमें खा नहीं सकता, मार नहीं सकता आगे, लेकिन इकॉनमी जो है वो तो सियासतदान कोई ना कोई आके करता है। जैसे तैयब उर्दगान का आप ले लें, जितना अरसा रहा उसने कोई काम किया ना। हमारे नवाज शरीफ साहब थे, उनको काम क्या आता था? वो बिजनेसमैन थे, उनको काम आता था, उन्होंने मोटरवे बनाए, उनका प्रोजेक्ट पूरा होने ही नहीं दिया। अगर आप ये कहें कि मैं सिर्फ स्टैब्लिशमेंट कहूँ, ये भी नाइंसाफी है। एक बंदे ने नहीं, उस वक्त मेरी बात सुने, उस वक्त सिर्फ मुशर्रफ ने ये हरामजदगी की थी, और अलल ऐलान सारा पाकिस्तान जानता है उसने जब की थी, और उसने झूठ भी बोले थे, और बाद में फौजियों ने खुद ही बताया है, एयरफोर्स के बंदे साहब की सारी कारस्तानी खुद की थी। नवाज शरीफ में मुद्दा डाला गया और मुल्क के हालात तब्दील हो गए, जनाब मार्शल लॉ लगा दिया। वरना नवाज शरीफ जब 2/3 मेजॉरिटी के साथ आया था, वो अपने काम सही कर रहा था, एटमी धमाके उसने किए। अब ये नहीं है कि मैं प्रो नवाज शरीफ नहीं हूँ, सारी ज़िंदगी आपको पता है पीटीआई को वोट भी देते रहे हैं, उसी को साथ सपोर्ट भी उसको करते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर तरक्की किसी ने की है, इंडिया के साथ शाना बिशाना चल के, यानी कि उनके साथ दोस्ती भी करना चाह रहा था नवाज शरीफ, और इधर असला भी अपना भरपूर बन रहा था, और पाकिस्तान सही डायरेक्शन में जा भी रहा था। जब तक आप देखें ना, एटमी धमाके किए थे, आपके मुल्क की वैल्यू कहाँ थी, उसके बाद रिवर्स गियर लगा है।
रिवर्स गियर तब लगा है जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया। चले मैं आप जी मियाँ साहब, पाकिस्तान में कोई काम रिश्वत के बगैर होता है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। कोई माल्टे भी लेके कोई सही दागी आप वो हमारा ही कसूर है। मेरे पास अगर 20 रुपये है ना, दूसरा 5 रुपये वाला खड़ा है ना, तो मैं सोचता हूँ मैं लाइन में क्यों लगूँ। मैं जाके वो चौकीदार को ना 10 देता हूँ, लो भाई 10 रुपये, और ये मुझे ना वो वर्का अंदर से पेपर निकाल के दे दो। वो गरीब जो पीछे खड़ा रहता है ना जी, जब उसकी बारी आती है ना गरीब की, तो कोई पीछे से और मेरा भाई जो होता है ना 5 दिखाता है, तो वो गरीब को और पीछे कर देता है। उसके खून में भी हराम आ गया है, हमारे में भी आ गया, क्योंकि हम देते हैं तो वो लेते हैं ना। वो लेते हैं। अगर हम किसी को रिश्वत ना दें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, चाहे 10 मिनट 1 घंटा लाइन में लगना पड़े, लग के अपना काम करवाएं, अगले को बोलें भाई मेरी बारी है, मेरा काम कर दो। नहीं मेरे पैसे कहने का नहीं, मकसद यही मैं है बता रहा हूँ ना, कि सियासतदान भी फिर उसी मैं में बता से रहा हूँ ना, हैं, मैं बता रहा हूँ जज भी सब क्योंकि जब अवाम जो है ना, जर्नल अवाम करप्ट है ना, तो फिर हमें सियासतदान भी करप्ट ही मिलेंगे। उन्हीं में जब से तक निकलेंगे ना। हम में ही है, वो हमारे भाई हैं, हम में ही है ना। वो कहाँ कौन से हम अमेरिका से या सऊदी अरब से लेके आते हैं, वो पाकिस्तानी है ना। जिस तरह की अवाम है उसी तरह के वो हैं। अगर अवाम खुद को सही ईमान पे ले आए, ईमानदारी पे चले, ये गरीब का हक ना खाए, दूसरे का हक ना मारे, खुद जो है ना वो करप्शन छोड़ देवे, हराम का पैसा खाना छोड़ देवे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लीडर हैं वो भी कोई अच्छे आ जाएंगे। जब सही तक बात। हम अवाम नहीं ना सुधरेगी, लीडर भी हमें ऐसे ही मिलेंगे। क्योंकि हम तो किसी की मुर्गी भी नज़र आ जाए ना, तो ऐसे देखते हैं कोई देख तो नहीं रहा, बिल्कुल। ये नहीं सोचते अल्लाह तो देख रहा है ना, जी, वो भी पकड़ के ले जाते हैं। 1 रुपया लब जाए किस मिल जाए वो भी ले जाते लेकिन हैं। कामरान साहब जो कहते हैं कि हमने इन पूरे पाकिस्तान के बेईमानों में उल्मा की मैं इज्जत करता हूँ, उल्मा को छोड़कर सही। मैं किसी को ये नहीं कहता कि ईमानदार, ईमानदार। लेकिन कामरान नवाज साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वाहिद सियासतदान है। अब थोड़ी सियासत पे खींचातानी नहीं हो, करे करे कहते हैं वाहिद सियासतदान है जो ईमानदार है, करप्ट नहीं है। हमने नहीं बोला भाई, नहीं करप्ट हमने नहीं है ये नहीं इन्होंने बोला कि साबित नहीं करप्ट नहीं है, साबित नहीं हुआ। उसके बाद हाँ, हमने तो ये ये साबित बोला नहीं है है, कि क्योंकि साबित नहीं हो सका ना। जो काम साहब इस ने वक्त साबित तक कोई हुए हुआ है हैं। आज तक नहीं, खान यही साहब तो ने बात है ना। 3.5 साल साबित होगी। 3.5 साल खान साहब ने पूरा अपना जोर लगाया वो है। शहजाद अकबर साहब जिसको ने पकड़ने वाला कत्ल हो गया यान अली को, वो साबित होगी। साबित कौन होता हाँ, है? ये बात सही है, वाकई वो पकड़ने वाला कत्ल हुआ है वो बंदा चलो बेचारा। इसको नवाज शरीफ को पकड़ने वाला तो नहीं ना कत्ल हुआ। 3.5 साल शहजाद अकबर ने पूरा जोर लगाया, लेकिन साबित नहीं कर सका। शायद हकान अब्बासी वाहिद बंदा है जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, क्योंकि उसने बोला था मेरी ज़मानत नहीं लेना, मैं या तो मुझे सज़ा मिलेगी अदालत से या बाइज्जत बरी होऊंगा। 9 महीने पूरे शहजाद अकबर ने पूरा जोर लगाया, 1 रुपये की करप्शन उसमें साबित नहीं कर सका। और वो वाहिद बंदा है जो इन सियासतदानों में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, शाहिद हकान अब्बासी। अभी भी टैक्स निकाल के देखा लिस्ट, शाहिद हकान अब्बासी वाहिद बंदा है जिसका करोड़ों में टैक्स जाता है। वो अच्छा बंदा था तो इसीलिए अपने हल्के से नहीं ना जी सका। यही तो प्रॉब्लम है ना, इस चीज की प्रॉब्लम ही तो यही है इस मुल्क की बदकिस्मती यही नहीं, है। क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं अक्टूबर को, आके मुल्क ठीक हो जाएगा। आगे आप कहते थे शहबाज शरीफ आ रहे हैं ना, मुझे एक दोस्त फ़ोन करके कहता है जी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ गई है, डॉलर का रेट लिख के रख लो। अब देखना दिन ब दिन कैसे। मैं कहा ठीक है जनाब, लिख के रख लेता हूँ। फिर वो हुआ जो कभी ना हुआ। नहीं ये नवाज वो शरीफ जी साहब- नवाज शरीफ के पास नहीं, मैं बताऊं एक मिनट, एक जब तक ये चाहे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आए या इमरान खान साहब की आए, जी, जब तक ये बाकी जो अपोजिशन वाले हैं ना, ये उसको चलने नहीं देंगे, जी, तो मैं लिख के देता हूँ हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। किसी के पास अभी अगर कोई नवाज शरीफ की हुकूमत होगी तो पीपल पार्टी या पीटीआई या जमात इस्लामी इस्लामाबाद में या दूसरे शहरों में महीना महीना धरना दे के बैठ जाएगी ना, तो इकानमी बैठ जाएगी, तबाह व बर्बाद हो जाएगी। अगर ये सब असम्बली में बैठ के उधर डिस्कस करें भाई मुल्क को ऊपर कैसे लेके जाना है, मुल्क के लिए क्या अच्छा है, तो अब मुल्क तरक्की करेगा। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाए और नवाज शरीफ धरना मार के बैठ जाए, मुल्क फिर भी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त कोई भी कारोबार ठप हो जाएगा, कोई भी बाहर से आपके साथ तावन नहीं करेगा। उनको पता होगा कि पता नहीं इस मुल्क का क्या बनने वाला है, इसके साथ क्या होने वाला है। यानी कि नवाज शरीफ आए तो मुल्क ठीक हो सकता है, आपका कहना ये है? किस मुझसे आप समझे नहीं मैं जो मैंने कहा आप भाई। बताएं ना, ओ मुझे भाई, समझाएं। जादू मैंने- की छड़ी तो किसी के पास मैंने नहीं ये ना। कहा जब तक ये सियासतदान इकट्ठे हाँ, नहीं बैठेंगे, एक पेज पे ये आना पड़ेगा सारे इनको मिल इमरान के। खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब,
और वगैरह वगैरह सब, ये इकट्ठे बैठ के असम्बली में बैठ के, क्योंकि अवाम इनको वोट देती है, इसलिए देती है कि असम्बली में बैठ के हमारे हकूक़ के लिए भी लड़ो और इस मुल्क को आगे लेके जाओ। और ये जाकर वहाँ वो जो कुर्सी है ना उसके लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। जब तक ये वहाँ इकट्ठे बैठ के ये नहीं सोचेंगे कि मुल्क को आगे लेकर कैसे जाना है, तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म की सीट पर बैठा है तो इमरान खान साहब धरना मार के बैठ जाएंगे, कोई भी मुल्क पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अगर खान साहब बैठे हैं तो नवाज शरीफ धरना मार के बैठ जाएगा, फिर भी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये धरने की सियासत खत्म करनी मियां चाहिए। साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ भी करप्ट है, कख नहीं कर सकता। आप खुश ये अपना सवाल खुद उल्ट करके ले जाते हैं कुरैशी साहब, ये बात अच्छी नहीं है। नहीं अपने मतलब का सवाल ये मियां साहब पे ना डाले ना। आपने खुद कहा जब तक इकट्ठे नहीं होगे कख नहीं होगा। तो इकट्ठे का मैं ये नहीं कहा फलां करप्ट है या फलां करप्ट है, करप्ट तो सारे ही हैं। कहने का तो मकसद आप तो ऐसे ही यही कह रहे है हैं, कि वो सब सारा कुछ सब करेगा। सियासतदान करना नहीं ऑफिसर साहब ने सब कहा ना, आगे उसने करना है भाई। उसके दौर देख लें, नवाज शरीफ के दौर में मुल्क ने तरक्की की है, चाहे उसने करप्शन की हो या ना की हो। जो मैं भी साबित मिला नहीं कर है सकता। इस वक्त तक, जो भी इसलिए मिला है मैं उसी उसका हुकूमत में मिला इल्जाम ही है ना, इस साबित मुल्क नहीं में है। अभी तक जो भी मिला है वो नवाज शरीफ की हुकूमत नवाज में शरीफ के मिला है। दौर में उसको आपने 5 साल या उससे तक आज पहले तक उसका एक जनरल ज़ियाउल टेंडर हक नहीं साहब के आपने दौर में पूरा मुल्क करने अच्छा चल रहा था। गवर्नमेंट आई है उसका तख्ता मियां उल्टा साहब कह रहे हैं कख नहीं कर सकता, हम्म। सारे मिल के बैठेंगे, निकम्मा है वो, करप्ट है। भाई साहब कोई नहीं कह रहा कि करप्ट है या वो कह रहे हैं कख नहीं कहा, आपके सामने कहा। सब ये मुल्क अब एक ही चीज़ है जो इसको बचा सकती है, वो यही है कि इन सब को मिल के बैठना पड़ेगा। बस ये सब वाला लफ्ज नहीं सुनते जिसकी हुकूमत आएगी उसको मकसद काम करने दिया जाए। जब वो हुकूमत जाएगी उसके बाद भी जो हुकूमत आएगी वो उन्हीं कामों को आगे लेके चले। ये नहीं हो कि उसका प्रोजेक्ट जो उसने लगाया है अगर वो मुल्क के लिए ठीक है उसको स्टॉप कर दे, क्योंकि वो नवाज शरीफ ने या इमरान खान ने ये तो लगाया। हमारी बदनसीबी है, बदबख्ती है यही ये। प्रॉब्लम है इस मुल्क की। सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए, हम अपनी तख्ती लगाने के लिए करोड़ों की अरबों का प्रोजेक्ट बंद करके अपनी तख्ती लगा देते हैं। यही मुल्क की यानी कि नवाज शरीफ ही करेगा जो करेगा। कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह। करेगा, आप यही अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सुनना बात चाहते हैं, नहीं यार। अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शरीफ ही चलो, करेगा, लास्ट दिया लास्ट क्या और किसी ने आके हमको दिया क्या? लास्ट हाफिज साहब से इस्लामी गवर्नमेंट आ जाए, वो एक आप कह लें, एक लतीफ़ा भी कह लें कि किसी ने कहा जी अगर लोग बड़े इस्लामी गवर्नमेंट की बात करते हैं, अगर वाकई सही मानों में इस्लामी गवर्नमेंट आ गई तो आधे पाकिस्तान के हाथ कटे होंगे चोरी के इल्ज़ाम में। जितने ये चोर हैं, करप्ट हैं, तो क्या इस्लामी गवर्नमेंट आए अद्धे बंदे दे टुंडे हो जाएंगे, जेड़े कहते ने वो भी हो जाएंगे। बात तो ये बिल्कुल आपकी सही हर है, बंदा किसी ना किसी लेकिन काम ये में तो चोरी डंडी मारता है। देखें इस्लामी हुकूमत जो है ना, जी ये तो एक अल्लाह पाक की नेमत और रहमत है इस दुनिया पे, वो आ नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। पाकिस्तानी कौम जो ये वाले हुक्मरान देख रही है, जी जिसको समझ नहीं आ रही पूरी दुनिया में, अगर सबसे कोई बुरे हालात में मुल्क है ना कोई, जिसके पास सब कुछ है और बुरे हालात में है, वो आज हम हैं पाकिस्तानी, बदकिस्मती के साथ। अगर आप ये कहें कि इनकी किस्मत में इस्लामी हुकूमत है, नामुमकिन सी बात है। बात आपकी ठीक है, अगर अजरा मजाक की जाए तो यही है कि सबके हाथ कटे होंगे, इंक्लूडिंग हर एक के, सब चोर हैं, अवाम भी चोर है। अब साहब मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, मैं इसी कौम में से हूँ। अगर पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफज हो जाए तो एक आदमी का भी हाथ नहीं कटेगा। इतने हम बुज़दिल हैं कि करोड़ों रुपया सामने पड़ा हुआ ना तो हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, पता है हाथ कटना है। हाँ, मसाल सही होगी है, ना। सही है, लेकिन हम कहने उस का वक्त करेंगे जब पता हो ना कानून कोई नहीं है। वो मैंने वही किया और वो उठा के ले कि अजराए मजाक आप इस बात को कर सकते हैं, लेकिन मेन मेरा मकसद यही है कि इस अवाम को सिर्फ ये कहें कि अपने अमाल को देखें, अमाल दुरुस्त करें, ईमानदारी को अपनाएं और यकीन करें अगर ईमानदार लीडर आ जाए तो हमारे लिए वही काफ़ी है। वो इस्लामी हुकूमत तो हमारे दूर की बात है। कहाँ मेरा भाई, जैसे कामरान ने बात किया, मैंने भी किया है, जितना मर्जी इस्लामी बंदा आप खड़ा कर लो, कोई बंदा वोट ही नहीं देगा भाई। क्यों? उनको पता है ना खुद गलत काम करेगा ना आपको करने देगा। और अवाम जो बिल्कुल इस चीज़ में वो सारे इन्वॉल्व हैं, थोड़ा सा काम पड़ा भाई इसको थोड़ा खुश कर देंगे। उन्होंने रिश्वत के नाम ही और रखे हुए हैं। इस्लामी गवर्नमेंट वोटों से आती नहीं है। सही बात है। इस्लामी गवर्नमेंट जो है वो उलमा किराम डिसाइड करते हैं, खलीफा जो उनकी जो इम्पॉसिबल है इस दौर में मेरे ख्याल हो सकता है। एक वो अल्फाज गंदे हैं, एक वो गली में बैठने वाली भी वोट दे रही है और एक आलमे दीन दे रहा है, उनका वोट बराबर। ये क्या
कुरान में तो है 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर, लेकिन बेशक। हमारा 1 वोट 1 मर्द के बराबर है, वो एक कानून ही हो रहा है। सही बात तो है, लेकिन हजरत अगर बात ये ना, इस्लामी गवर्नमेंट आएगी तो वो इस्लामी तरीके से आएगी, वोटों से नहीं आएगी। हजरत मैं यही बात ये तो आपको आने नहीं फिर देंगे। कंफर्म कर देता हूँ। जी आपके पास जो पाकिस्तान में जो इस्लाम चाहते हैं लोग, वो गिने चुने हैं, वो कैसे लेके आएंगे? ये नामुमकिन सी बात है ना। मेरा जिसमें मेरी मर्जी वाला इस्लाम चाहते हैं, यानी कि बात ये इस तरह का मेरा मतलब गुलाम ये मिला चाहते नहीं, हैं। मेरा सख्ती भी ना हो, मज़े भी हो, इस्लाम भी हो। हाँ, हुकूमत नहीं, जो लोग हैं वही चाहते हैं। आप देखें हमारी पंजाब की मस्जिद, मुझे कराची और सिंध का नहीं पता, पंजाब की मस्जिदों में सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने चले जाओ, मेरा भाई कोई आता ही नहीं है। 3-4 बंदे आते हैं, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ के जाके सोना होता है। तो हम देखें कि हम कर क्या रहे हैं। पहले एक मियाँ साहब, आपके प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे, मियाँ साहब कह रहे थे कि क्या चक्कर है कि रात को दुकानें खुलती हैं 2-3 बजे तक, माएँ बहनें पाकिस्तान कौम की बेटियां शॉपिंग करने जा रही हैं और सुबह 12-1 बजे तक सोए हुए हैं। तो अल्लाह पाक ने जो रिज़म तकसीम होता है, जो हम सुनते आए हैं, फजर का टाइम है, नमाज का टाइम है, हम सोए होते हैं पूरा पाकिस्तान। हमारे बहसीत कौम ही हमारी जो है ये बदकिस्मती नहीं है, हम बदअमाली हैं हमारी। हमें चाहिए कि तौबा तायब हो, यकीन करें, सीधा रास्ता इख्तियार करें और अल्लाह से दुआ मांगे कि हमें हुक्मरान जो है वो ईमानदार है। इस्लामी गवर्नमेंट हाथ कटे होंगे, आप क्या कहते हैं? आ सकती है, नहीं आनी चाहिए? नहीं, कुछ भी। इस्लामी गवर्नमेंट तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इस्लामी निज़ाम नाफज हो जाए ना पाकिस्तान में, वही है ना इस्लामी निज़ाम। यही जो सियासतदान है यही कर दे ना, अच्छा, तो हाथ तो नहीं कटेंगे। मैंने वो पहले बता दिया था ना कि हम इतने बुज़दिल हैं, हमें कोई क्या सजा है के कि डर से नहीं करेंगे। वो भाईजान छड़ी लेके खड़े हैं, अगर कोई लाइन में ना गया तो वो 2-2 मारेंगे, तो हम आंखें बंद करके भी लाइन में जाएंगे। पाकिस्तानी कौम सोटा वाला हमारे पास है यानी कि ना, आपकी जितना भी बात मैं कहते हैं। समझ रहा हूँ, हमने तो हम एक बहुत सीधे। मजाक के सूरत में की है। यानी कि जैसे जनरल ज़ियाउल हक साहब मरहूम की ये बात मशहूर थी, पता नहीं सच है या नहीं, कि उन्होंने एक बंदे को इबरत का निशान बनाया था, वो जो नहीं, जना- 4 थे 4 जना के केस में 4 थे। तो उसके दौर में जना नहीं था हुआ। देखो ना, एक बच्चे के साथ उन्होंने किया था, जो 4 होता लोग थे, उन्होंने पकड़ के साबित करके उनको सुबह लटका दिया, शाम तक लटके रहते उधर लाहौर में। जी तो कोड़े 11 से मरवाए? लाहौर में कोड़े मारे थे? नहीं, उनको फांसी दे दी थी उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, मुझे कोड़ों का नहीं फांसी दे दी, कोड़े मार के फांसी दे लटका दिए थे उन्होंने मार के। जी तो 11 साल उन्होंने गवर्नमेंट की है, हुकूमत की है। जी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं से सुना नहीं वो बच्चे के साथ किसी औरत के साथ किसी ने ज़बरदस्ती की हो। जी। काम तो गंदे तो होते रहे होंगे क्योंकि पस पर्दा होते हैं, लेकिन जो सरेआम ये जो जुल्म हो रहे यानी कि हैं ना इबरत का निशान बनाया बनाया जाए था कौम तो सुधर सकती है। इतने डरपोक है, हम देख लो फिर 11 साल तक किसी की जरूरत नहीं है किसी के साथ ये करे। आज भी कोई कर दे ना तो कोई नहीं करेगा ले किसी जी, के साथ। मियाँ साहब तो कह रहे हैं नवाज शरीफ का हाथ भी कटना चाहिए। उनको जुबैर भाई मुझे मेरे पे आके मुझे नवाज मेरे शरीफ पे साहब आके जितना नवाज प्यार है, शरीफ नवाज शरीफ का मुझे इस्तेमाल नवाज नहीं शरीफ साहब करता। जितना प्यार और है कोई नहीं करता। उनका हाथ कट गया तो मैं अपना उनको दे दूंगा। कानून आएगा, आप इस्लामी कुछ कानून, तो तो फिर क्या बनेगा इस्लामी कानून आएगा, इस्लामी कानून आएगा। अगर इनकलाब आ जाएगा फिर अल्लाह तो। पाक ने चाहा तो इस्लामी कानून आएगा, किसी का हाथ भी नहीं कटेगा, क्योंकि इस्लाम ऐसी चीजें पैदा करता है कि जिसमें किसी को ये काम करने की नौबत ही नहीं नौबत ही आती। नहीं आती। बिल्कुल। जब गरीब को उसका हक उसके घर में भेजेंगे, जब अमीर से लेके गरीबों को दिया जाएगा, तो फिर हाथ काटने की नौबत नहीं आएगी, फिर आप ऐसे जलील भी नहीं होंगे यानी कि दुनिया में। आपकी बात है कि नवाज शरीफ अमीर से लेके गरीबों में दिया नवाज अल्हम्दुलिल्लाह, शरीफ ने- देगा नवाज शरीफ ने क्या देना है, हुकूमत अगर आनी है तो वो तो दीन वालों को नहीं, सलामी अगर आनी नवाज है शरीफ ना। की आप फिर बात भाई आप करते नवाज हैं शरीफ तो की मैं बात करते अभी हैं। प्रोग्राम हाँ। निकाल के दे देता हूँ। उन्होंने अरबों बांटे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा आपके ये जो- दे दिए नहीं, अरब। दे क्यों दिए? ये जो आज तक जो लुंडा अभी आप पकड़ के अंदर दिया हुआ है, इसको किसने पैसे इसको दिए थे? किसने दिया था? जमीन किसने दी थी? हाय। नवाज शरीफ ने दी। ये उसके ऊपर कितना पैसा दिया था वो भी नवाज शरीफ ने दिया। ये लुंडा थोड़ा कंफर्म हाँ, कर दें ये किसको कह रहे हैं। वो जिन्होंने जिनको पता है, जो अभी पूछ रहे हैं वो गुस्से में उनका आ गए पता ना। है। अच्छा, हाँ, क्योंकि बार वो बार जो कुरैशी साहब बार बार कुरैशी नवाज साहब शरीफ जो साहब का नवाज नाम शरीफ की लेते हैं। बात है वो यही सुनना चाहते हैं कि अपना प्रोग्राम की वो रैंकिंग भी बढ़ानी कैंसर है ना हॉस्पिटल हमने। के पैसे सुने हैं, उन्होंने हाँ, दिए थे जगह- सारे जगह भी प्राइम साहब ने जगह दी भी थी। दी। जगह भी उन्हीं की गवर्नमेंट में उन्होंने चाहे दी गवर्नमेंट हुई की थी है। लेकिन उन्होंने फंड दी किया, तो फंड उन्होंने किए है। थे, सब किया था उन्होंने। अच्छा, ये फंडिंग बात उन्होंने तो की थी। फंडिंग भी उन्होंने की है। चले जी, मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया मेहमानाने ग्रामी का कि इन्होंने अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाल कर कुछ अच्छी गुफ्तगू भी बताई और कुछ सुनाई, बुरे ख्यालात भी और बताए। कुछ लतीफ़े भी हुए, चुटकुले भी हुए, मजाकिया भी काम हुआ। अपना हाथ याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में इन्हीं मेहमानाने ग्रामी के साथ या किसी और मेहमान के साथ किसी और मौजू के साथ
या इसी मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।